वेलकम डायरेक्शन सिटी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार जीके के सामान्य ज्ञान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार में जितनी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। दोस्तों, 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को यानी कि जो पाटलिपुत्र है को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क। तो देखिए, पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जिसने राजधानी बनाई वो हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन में अगर उदयन का नाम होता यानी कि ऐसा होता कि किसने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया, तो देखिए सबसे पहले उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और राजधानी बनाया था। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन में से बात करें तो देखिए इन ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? यानी कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन है वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या फिर नालंदा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, जो आचार्य चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही तक्षशिला में ही पढ़ाते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना गुप्त काल में हुई थी। कब हुई थी? गुप्त काल में। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कुमार गुप्त ने। तो आपको नाम याद रखना है, जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है यह गुप्त काल में स्थापित हुआ और जो तक्षशिला है यह मौर्य काल में चल रहा था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हो जाएगा हमारा? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कई अधिकरणों में विभाजित किया गया है। तो अधिकरणों की संख्या कितनी है इस प्रश्न में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह 14 अधिकरणों में विभाजित है। बात करें कौटिल्य की तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य। इन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा उनके प्रधानमंत्री भी बने थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि 14 अधिकरणों में विभाजित है। तो यहाँ से आपको इतने प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन है भास, दूसरा है अश्वघोष, तीसरा है विशाखदत्त या फिर शूद्रक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। विशाखदत्त की जो ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। शूद्रक की बात करें तो उनकी प्रमुख रचना क्या है? मृच्छकटिकम। शूद्रक की प्रमुख रचना है मृच्छकटिकम। और विशाखदत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, इससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मगध में मौर्य वंश के शासन की सभ्यता किसने मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की? यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो मौर्य वंश की स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा एक राजदूत आया था? तो देखिए आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है यहाँ पर आया था। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो यह था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। तो यहाँ से आपको ये भी बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प या फिर घनानंद।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो सिकंदर महान का समकालीन था वो था घनानंद। ऑप्शन नंबर डी घनानंद करेक्ट हो जाएगा। घनानंद कौन से वंश का था? तो घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, और घनानंद को पराजित करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो घनानंद है यह सिकंदर महान का समकालीन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें कि मगध पर हमारा पहला राजवंश कौन सा था, तो मगध का जो पहला राजवंश था वो था हर्यक वंश। दूसरा हमारा होता है शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद जो तीसरा हमारा वंश आता है वो आता है नंद वंश। और नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और घनानंद को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने जो है शासन किया। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है इस प्रश्न का तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? कई बार एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। तो किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महापद्मनंद। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था और इसने स्वयं को एकराट कहा। इसके अलावा इसे सर्वछत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है, और यह मगध वंश पर और भारत का जो पहला शूद्र वंश था, यानी कि पहला शूद्र राजा इसे माना जाता है महापद्मनंद को। अब देखिए, यहाँ से एक बात और परीक्षा में पूछा जाता है कि महापद्मनंद के जो दरबार में कौन विद्वान रहते थे। तो देखिए, आपको याद रखना है, जो पाणिनि रहते थे, पाणिनि महापद्मनंद के दरबार में रहते थे, और इन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की थी। तो यहाँ से ये बात एग्जाम में कई बार याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानंद प्रिय के रूप में किया गया है? यानी कि किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानंद प्रिय के नाम से किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। अशोक के अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी एवं देवानंद प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी कि गुप्त वंश का कौन शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहते हैं? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने भारत के काफ़ी जो क्षेत्रों को है जीत लिया था। समुद्रगुप्त संगीत का भी संगीत में भी प्रेमी था और यह वीणा बजाता था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर आप वीणा बजाते हुए उसका चित्र जो है देख सकते हैं, जो उसने अंकित करवाए थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा गया है? यानी गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसे विक्रमादित्य भी कहा गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय से एक प्रश्न याद रखना है कि चंद्रगुप्त के समय में ही एक चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वह भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यान आया था, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाह्यान, और हर्ष के समय में जो है ह्वेनसांग आया था। तो जो पहला चीनी यात्री फाह्यान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात किस राजवंश का स्थापित हुआ? देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुंग। एक बार अगर हम क्रम देखें तो देखिए, पहला हमारा वंश है हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद हमारा आता है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद हमारा आता है नंद वंश, नंद वंश के पश्चात हमारा आता है मौर्य वंश, और मौर्य वंश के पश्चात जो हमारा आता है वो है शुंग वंश। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यानी कि जो अशोक के अधिकतम अभिलेख हैं वो ब्राह्मी भाषा लिपि में लिखे हुए हैं, और उसके अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, इन्होंने सबसे पहले अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यानी कि कौन सा वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए। जो मस्की का लघु शिलालेख है, मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है, इसके अनुसार सीता भूमि का क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि थी उसे सीता के नाम से शास्त्र में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। तो अगर आपने बी चुना है आपका जवाब तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह कौन सा है। यानी किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पहला है दिव्यावदान जो कि बौद्ध ग्रंथ है, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा है, इंडिका जो कि मेगस्थनीज का है, और अशोक के शिलालेख। तो किससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जो बांगर मिट्टी है वो कहाँ पर मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बांगर मिट्टी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। जो बिहार राज्य है उसमें सबसे जो लंबा रेल पुल है किस नदी पर बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर। बिहार में जो सबसे लंबा नदी पुल है वो सोन नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्न जो कि बिहार जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।